हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर एलिमेंट्री क्वांटिटेटिव मेथड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पार्ट थर्ड की। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं और हमने पार्ट सेकंड में बात की थी कि हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि डायग्राम के थ्रू जो हमें डेटा गिवन होता है उसे डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा वीडियो लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम थी, वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। उसमें हमें दिया हुआ ये क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। ये हमारा ये अथवा में जो दिया हुआ है इसमें हमें ये डेटा गिवन है कि हमें यहाँ पर सन दिए हुए हैं वर्ष, और यहाँ पर ये हमारा माल निर्यात हो रहा है और ये आयात हो रहा है। ठीक है, इम्पोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस ये जो हमें यहाँ पर डेटा गिवन है, जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं, इसको लेके हमें एक आरेख तैयार करना है। ये आरेख क्या कहलाते हैं? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहलाते हैं डेटा की। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्या है। अब यहाँ इसका आंसर है। ठीक है, मैंने वैसे नहीं लिखा है, मैं आपको इसी के थ्रू समझाती हूँ। जैसे ये पूरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित समंकों से व्यापार शेष दर्शाते हुए एक उपयुक्त आरेख तैयार कीजिए। यहाँ पर ये वर्ष दिए हुए हैं सन, यहाँ पर निर्यात है और यहाँ पर ये आयात है, एक्सपोर्ट है, ये इम्पोर्ट है। ठीक है, जो हमारी गुड्स वगैरह हैं हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब हम ये कैसे करेंगे इनका प्रेजेंटेशन डायग्राम में? देखिए यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिया है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऐसे करके एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारे पास ये जो डिजिट दी हुई हैं, जैसे ये जो दी हुई हैं, इनके अकॉर्डिंग हम जो हमारी ये वाली ऐसे हम जो लाइन बनाई है और यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो हम यहाँ 0 मानते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अपने पार्ट्स को डिवाइड करेंगे कि हमें कितनी वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पे 24 है, यहाँ 115 है, यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग? इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे छोटा आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 24 है। तो इन्होंने बुक में किस एग्जाम्पल के थ्रू लिया हुआ है? तो यहाँ पर इन्होंने 20 लिया हुआ है। गैप क्या लिया हुआ है? 20, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट कहाँ तक जा रही है? 187 तक। कहाँ तक है? 187 तक। तो यहाँ पर इन्होंने किन पार्टों में डिवाइड किया है? 20, 40, फिर 60, फिर 80, 20 ऐड करते गए हैं। ठीक है, 20 नंबर ऐड करते गए, एक जैसे ही घटाते हैं और एक जैसा ही ऐड करते हैं। राइट, और हमारा फिर हम यहाँ डेटा देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि निर्यात क्या हो रहा है? 24। तो इन्होंने निर्यात को कैसे दिखाया है? खाली बॉक्स से। ठीक है, सिंपल बॉक्स से। और आयात को कैसे दिखाया है? जिस बॉक्स में लाइन्स हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप क्रॉस से दिखा सकते हैं, आप पूरा फिल कर सकते हैं बॉक्स को, आपके अकॉर्डिंग है, जो आपको वहाँ पर सुविधा हो एग्जाम में करने में, जो आपको हेल्पफुल हो वो करिएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या है, हमारा 24 क्या हो रहा है? हमारा 24 निर्यात हो रहा है। ठीक है, और हमारा आयात क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कैसे बनाया है? 24 को हमने इस पिलर से दिखा दिया और 9 को हमने इस पिलर से दिखा दिया। ऐसे ही जो हमारा आगे आप चलेंगे, फिर हमारा 115 निर्यात हो रहा है और फिर 92 निर्यात हो रहा है। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ दिखा दी। राइट, ये इसी तरीके से इन्होंने पूरा डायग्राम प्रेजेंट किया है, इस पे जो डेटा है वो दिखाएं। आगे चलते हैं हम। जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं नोट्स, मैंने चैनल पर ये वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, बहुत पहले की थी, नोट्स के थ्रू पढ़ाया था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आप यहाँ देख सकते हैं, देखा जाए लाइन डायग्राम, फिर हम बार डायग्राम पढ़ते हैं, और ये हम किसके थ्रू ये बनाते हैं? लाइंस क्यों आती हैं, यहाँ सिंपल लाइन है, फिर हमने ये बॉक्स क्यों बनाए हैं, ये आपको रीज़न पता चलेगा। और फिर जैसे आपको एग्जाम में ऐसे ही ये डेटा गिवन होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि राज्य में कपास की पैदावार होती है आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। तो हमने क्या करा है, ये हमने डेटा को प्रेजेंट किया है डायग्राम के रूप में। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट किया है, आंध्र प्रदेश में कितना हो रहा है? 13। तो यहाँ 10 के ऊपर यहाँ ये लाइन, यहाँ पर 13, वहाँ पर 28.2 हो रहा है। तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये जो हमारी ये वीडियो है, चैप्टर 4 है ये बुक में, समंकों का रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आप इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके 2 पार्ट्स हैं और ये नोट्स के थ्रू ही पढ़ाया हुआ है मैंने, और टेलीग्राम पर इसके नोट्स दिए हैं। राइट, आगे चलते हैं, वरना अगर मैं इन्हें दोबारा से कराऊंगी तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं और हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी कंप्लीट करनी है। राइट, आगे चलते हैं। जो इससे पहले मैंने वीडियो कराई थी उसमें ये क्वेश्चन हमने किया था, मैंने आपको बताया था कि आप वीडियोस के थ्रू देख लीजिएगा। वर्गीकरण सारणी
क्या होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। वर्गीकरण सारणी में अंतर बताइए, आप खुद से करिएगा क्योंकि ये आपने पढ़ लिया है। प्राथमिक द्वितीयक समंग में अंतर बताइए, हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्राथमिक और द्वितीयक समंग किए थे, तो आपको पता होना चाहिए इनके अंदर, ये आप खुद से करिएगा। अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिंदु रेखीय चित्रों का निर्माण कैसे किया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर आप जो भी मैंने वीडियो दिखाई थी समंकों का रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आप देखेंगे तो आपको ये सब भी समझ आ जाएगा। हो सकता है आपको यहाँ ये समझ नहीं आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम एक डायग्राम बनाते हैं तो हम एक्स और वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये एक्स होता है इस तरीके से, ये क्या प्रॉब्लम होगी, ये एक्स वाला पार्ट होता है जैसे यहाँ पर है, और ये वाई वाला पार्ट होता है। ये एक्स यहाँ पर माइनस की डिजिट लेते हैं हम, यहाँ पर वाई माइनस की डिजिट लेते हैं, और ये 90 डिग्री का एंगल होता है हमारा। यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर हमारा डिजिट होती हैं हम वो प्लस प्लस में लेते हैं या माइनस प्लस में लेते हैं, माइनस माइनस में लेते हैं, प्लस माइनस में लेते हैं। अभी मैं इसमें इतना ही समझा रही हूँ, अगर ये पूरा समझाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। आप वीडियो में देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। फिर भी मैंने लिख दिया है, अगर कोई वीडियो में नहीं देखता है तो उसका ये क्वेश्चन छोटे नहीं हो जाए। तो अब क्या है, बिंदु रेखीय चित्रों का निर्माण चित्रों की अपेक्षा सरलता से किया जा सकता है। इसमें पैमानों का विशेष महत्व है। किसका, पैमाने का, क्योंकि हम ये लाइंस किसके थ्रू ड्रॉ करते हैं, पैमाने के थ्रू, स्केल के थ्रू। रेखाचित्र की रचना ग्राफ पेपर पर की जाती है। पदमाला में पदों को ग्राफ पेपर पर बिंदुओं के रूप में बनाया जाता है तथा बिंदुओं को मिला देने से जो रेखा बनती है उसे ही वक्र कहते हैं। राइट, जो हम बिंदुओं से जो रेखा बना देते हैं उसे क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। अब ग्राफिक डायग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड इजीली देन diagrams and scale have special importance in this. Line diagram are made on graph paper, ठीक है, किस पर बनते हैं, ग्राफ पेपर पर बनते हैं। The terms of the pedestal are drawn in the form of dots on the graph paper and the line formed by joining the points, it's called a curve। क्या कहलाता है, it's called a curve। राइट, आगे चलते हैं। चित्र रचना के सामान्य नियमों में सावधानियां लिखी। जब आपको चित्र की रचना करनी आ जाएगी, जो आप वो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया था उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि चित्र को कैसे बनाते हैं, क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, सभी चीज़ें। फिर भी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड किया है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, फिर भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी कवर करने की कोशिश करी है। इस वाले वीडियो में काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन क्या है, पहला हमें क्या रखना चाहिए, सावधानियों में ध्यान रखना चाहिए। चित्र आकर्षक हो, स्वच्छ हो, प्रभावशाली होना चाहिए। ग्राफ शुड बी अट्रैक्टिव, क्लीन एंड इम्प्रेसिव। राइट, जब अच्छा होगा, क्लीन होगा, इम्प्रेसिव होगा, जब भी तो लोग उसे देखेंगे। सेकंड है, ज्यामितीय आकृतियों की माप शुद्ध एवं अनुपात के हिसाब से होनी चाहिए, अन्यथा निष्कर्ष भ्रामक होंगे। हम किसके थ्रू बनाते हैं, स्केल वगैरह के थ्रू बनाते हैं, तो इनकी माप क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। मेजरमेंट ऑफ जियोमेट्रिक फिगर्स शुड बी एक्यूरेट एंड प्रोपोर्शनेट, अदरवाइज द कंक्लूजन विल बी मिसलीडिंग। क्या करेगा, जो हमारा वो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या करेगा, वो हमें मिसलीड कर सकता है। थर्ड है, चित्र न तो बहुत बड़ा होना चाहिए, नहीं बहुत छोटा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए जो दिखे भी, ठीक है, जो नॉर्मली दिख जाए। द डायग्राम शुड नीदर बी टू बिग नॉर टू स्मॉल। राइट, आगे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब वीडियो कंटिन्यू अपलोड होंगी, वैसे भी हमारी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी 2-3 दिन, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तब कंटिन्यू वीडियो अपलोड होंगी। चिंता की बात नहीं है, आपका एग्जाम तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद न्यूमेरिकल। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकीय माध्य का महत्व, उद्देश्य एवं कार्यों को बताइए, इसके प्रमुख गुणों एवं आवश्यक तत्वों की भी व्याख्या कीजिए। इस वाले टॉपिक से ही, इस वाले चैप्टर से ही, ये यूनिट 2 है, इससे आपके न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट होता है। पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। पहले इसकी हम थ्योरी देखते हैं। What do you understand by measure of central tendency? Explain the importance, purpose and function of statistical mean. Explain its main properties and essential elements also. Right? आगे चलते हैं। ऐसा एक अंक जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित होता है, जैसे लाइक अगर मैं श्रेणी लेती हूँ 2, 3, 4, तो कैसा एक अंक जो उसकी श्रेणी के मध्य में स्थित होता है, राइट, तथा उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य या औसत कहलाता है, यहाँ पर ये कॉमा होगा, ठीक है। इसे स्थिति संबंधी माप भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि ये आया भी है शॉर्ट क्वेश्चन में। स्थिति संबंधी माप का दूसरा नाम क्या होता है, माध्य ही बोलते हैं, राइट। तो यहाँ सिम्पसन एवं काफ्का के अनुसार इन्होंने एक डेफिनेशन दी है जो बहुत अच्छी डेफिनेशन है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा मूल्य होती है जिसके आसपास अन्य संख्याएं केंद्रित होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था
इसके आसपास क्या है, अन्य संख्याएं क्या है, केंद्रित हो रही हैं, राइट। आगे चलते हैं। अगर आपको और ये डिटेल में टॉपिक समझना है, अभी हम नोट्स के थ्रू कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें न्यूमेरिकल भी कराए हुए हैं, बुक में जितने भी न्यूमेरिकल थे साथ में वो भी कराए हुए हैं। अगर ठीक है तो आप देख सकते हैं जाकर, वरना मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगी। अ नंबर दैट इज लोकेटेड approximately in the middle of a range and represent its importance characteristic, the measure or mean of central tendency is called the average. It can also be called positional measurement, right? क्या और बोला जा सकता है, पोजिशनल मेजरमेंट बोला जा सकता है। सांख्यिकी माध्य का महत्व, उद्देश्य एवं कार्य देखते हैं। इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल मीन। आगे चलते हैं। वर्तमान युग सांख्यिकी का युग है। क्या है, वर्तमान युग सांख्यिकी का युग है। माध्य का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर बाउले ने सांख्यिकी को माध्य का विज्ञान कहा है। निरंतर क्यों बढ़ता जा रहा है, हम अपना प्रोडक्शन करते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो हम अनुमान लगाने के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं, और उस डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, वो विधियाँ क्या होती हैं, सांख्यिकी के थ्रू होती हैं। तो वर्तमान युग में सांख्यिकी क्या है, वर्तमान युग है। सांख्यिकी को वर्तमान युग बोला गया है। आगे चलते हैं। The present age is age of statistics. The use of the mean continues to grow. Dr. Bowley has called statistics as the science of mean. Right? आगे चलते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंस में क्या है, समंकों का सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसके उद्देश्य लिखिए, महत्व लिखिए, तो आप ये सब लिख सकते हैं। ये हेडलाइंस आप इनके अंदर खुद बना के लिखिएगा। हम डेटा वगैरह की पहले बात कर चुके हैं, सांख्यिकी वगैरह आप खुद से बना के लिख सकते हैं। अगर आपने पहले टॉपिक देखें तो आपको ये समझ आ रहा होगा। सेकंड है, तुलना करने में सुविधा प्रदान करते हैं, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। थर्ड है, निर्णय लेने में सहायक, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। फोर है, भावी योजनाओं व क्रियाओं का आधार स्तंभ होते हैं, द बेस ऑफ फ्यूचर प्लान्स एंड एक्शंस। राइट, आगे चलते हैं। आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों के निर्धारण में सहायक होते हैं। हम बात कर चुके हैं पहले वीडियोस में क्यों होते हैं सहायक। हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस पॉलिसीज। अब हम बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में श्रेष्ठ माध्य के आवश्यक तत्व। श्रेष्ठ माध्य के आवश्यक तत्व को आदर्श माध्य ही बोलते हैं, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि आदर्श माध्य क्या होता है। राइट, ध्यान रखिएगा, आदर्श माध्य क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। चलते हैं। माध्य एक ऐसा मूल्य होता है जो मूल्यों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसमें कुछ गुणों का विद्यमान होना आवश्यक होता है। अगर उसमें ये गुण विद्यमान है तो वो क्या है, आदर्श माध्य है। राइट, देखते हैं कौन से गुण होने चाहिए। हेडिंग है स्थिर परिभाषा, ये है क्या, स्थिर परिभाषा। ऐसा होना चाहिए कि माध्य की परिभाषा क्या हो, स्थिर हो, सभी को समझ आए। गणना करने में सरल होनी चाहिए। माध्य कैसी होनी चाहिए, गणना करने में सरल होनी चाहिए। आप ये हेडिंग है, आप इनके अंदर ये सब लिख सकते हैं। गणना करने में सरल होंगे तो लोग आसानी से गणना कर सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं। सरल एवं बुद्धिगम्य होनी चाहिए। सरल और बुद्धिगम्य होंगे तो लोग इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। सभी मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। जब सभी मूल्यों पर आधारित होंगे तो हम इनकी तुलना भी कर सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी माध्य कितने प्रकार के होते हैं। राइट, इसमें मैंने बहुत शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन से मिलकर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो माध्य कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर माध्य व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीन। यहाँ पर दो प्रकार के माध्य होते हैं, गणितीय माध्य, मैथमेटिकल एवरेज, स्थिति संबंधी माध्य, पोजिशनल एवरेज। राइट, आगे चलते हैं। अब गणितीय माध्य के भी तीन टाइप्स होते हैं। पहला समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। दूसरा गुणात्मक माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। संबंधी माध्य दो प्रकार के होते हैं, माध्यिका, मीडियन और बहुलक मोड। राइट, आगे चलते हैं। अब है हमारे यहाँ समांतर माध्य की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। क्वेश्चन ये शॉर्ट में है बट वहाँ पर एग्जाम में आ सकता है। समांतर माध्य का वर्णन करिए या उल्लेख कीजिए, तो आपको सब ये सारा वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले भी यहाँ याद करेंगे, तो आप ये फॉर्मूले याद रखिएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको जिससे दिक्कत नहीं होगी, आपको फॉर्मूले याद रहेंगे और ये टॉपिक आपको पहले से ही समझ आ चुके होंगे। समांतर माध्य वह भागफल है जो किसी समंक श्रेणी में समस्त पदों के मूल्य के योग को उनकी संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे एक्स बार, इसको क्या बोलते हैं, जो एक्स के ऊपर ऐसे एक्स के ऊपर एक डंडा सा, इसको क्या बोलते हैं, एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। राइट, द अर्थमेटिक एवरेज इज द कोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द आइटम्स इन अ सीरीज बाय देयर नंबर्स। अब आपको डेफिनेशन समझ आएगी इसके एग्जाम्पल से। ये यहाँ पे बोल रहा है कि समांतर माध्य वो होता है जो हमारे पास पद होते हैं उनके योग को उनकी संख्याओं से भाग दे देते हैं। हमारे पास ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो हम यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और इन पदों को ऐड कर देंगे। इनके योग को इन पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। आप खुद से भी ऐसे डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। 16/5 और हमारा 3.2 आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा समांतर माध्य हो गया।
ठीक है। अब फॉर्मूला है, इसे 3 प्रकार के सूत्र होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। पहला है, आगे चलते हैं, पहला है जब व्यक्तिगत श्रेणी दी हो। अब आपको कैसे पता चलेगा ये व्यक्तिगत श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज दी हो। एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, x1 x2 x3, यहाँ पर डैश 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 xn है, कोई xn हमारा इनफाइनाइट नंबर है, अपॉन n हमारी टोटल संख्याओं की संख्या, जिसे सिग्मा x अपॉन n से प्रेजेंट करते हैं, राइट। ये तब होगा जब सिर्फ पद दिए होते हैं, जब सिर्फ पद दिए होते हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, जब आवर्ती विधि होती है, हमें जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। जैसे यहाँ पर हमारे चर है x वेरिएबल x1 x2 और xn है, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है f1 f2 fn। यहाँ पर जो हमारा सिग्मा बार होगा वो क्या होगा, f1 x1 प्लस f2 x2, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा fx अपॉन ऑन। अभी आप फॉर्मूला याद रखिए, हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। थर्ड टाइप होता है वर्गीकृत श्रेणी, ग्रुप सीरीज, जब हमें ग्रुप या अंतराल दिए होते हैं, जैसे 5 to 10, 10 to 15, इस तरीके से हमें जब अंतराल दिए होते हैं, राइट। तब ये वेट करिए एक मिनट, या तब हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं x बार बराबर, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बट आपको ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब आपको आइडिया हो जाएगा। आगे चलते हैं, बहुलक की परिभाषा लिखो और इसके सूत्र लिखो। तो राइट डेफिनेशन ऑफ मोड एंड फॉर्मूला, समंग श्रेणी में वह पद मूल्य जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्यूरिंग वैल्यू क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है मैंने 80, 90, 20, 20 एंड 19, 20 और 21 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा बार हमारा क्या आ रहा है, 20, 20 और 20 आ रहा है, तो हमारा मोड क्या होगा, 20 होगा। एक इसका ये फॉर्मूला है z, मोड को किससे प्रेजेंट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, और ये फॉर्मूला है L1 f1 माइनस f0 f2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू L2 माइनस L1। अभी आप ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, आपको इस समय कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, ये टर्म्स कि L1 क्या प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये सब आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा। अभी आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये आंसर आ सकते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन है माध्यिका की परिभाषा लिखो तथा सूत्र लिखो। राइट डेफिनेशन ऑफ मीडियन एंड फॉर्मूलाज, यदि आंकड़ों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही, असेंडिंग या अवरोही, डिसेंडिंग क्रम में लिखा जाता है तो श्रेणी के मध्य पद का मूल्य माध्यिका कहलाता है। फॉर्मूला जब हम विषम संख्या ऑड नंबर यूज करते थे, n+1/2 वे पद, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, ये यहाँ पर सीरीज दी हुई है 3, 4, 7, 2, 6। यहाँ पर आप देखिए कितने पद, पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है 2, 3, 4, 6, 7, ठीक है। कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो मतलब विषम है, ऑड है, तो 5+1/2 3वां पद कौन सा आ गया, 3वां पद। और आप देखिए तीसरा पद कौन सा है इसमें, ये पहला पद हो गया, ये सॉरी ये पहला पद हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में देखना, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। इस तरीके से फाइंड करते हैं। आगे हम करेंगे जो हमारा सम नंबर होते हैं, अगर सीरीज होती 1, 2, 3, 4, 5 और ये होती 6, तो यहाँ पर आप देखिए कितने नंबर से हमारे पास 6 है, और 6 क्या है, सम वैल्यू है, एक इवन नंबर है, तो इसके लिए हम अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ये बात हम तभी करेंगे। अब क्वेश्चन आता है माध्यिका, माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध लिखो। माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध लिखो। राइट रिलेशंस बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्यिका बराबर होता है 1/3 इंटू 2 माध्य प्लस बहुलक, और माध्य बराबर होता है 1/2 3 माध्य माइनस बहुलक। यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है, आप इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। बहुलक का अनुमान लगाइए, जबकि माध्य 12 और माध्यिका 16 है। तो यहाँ पर आप देखिए बहुलक यहाँ पर क्या, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करी जाएंगी। 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमारी माध्यिका की वैल्यू क्या दी हुई है, 16, तो 3 की मल्टीप्लाई ये मैं आपको बता भी देती हूँ, आप आंसर करिएगा। 3 की मल्टीप्लाई आप 16 से करेंगे, माइनस लिखेंगे 2, यहाँ पर माध्यिका से पहले 2 और माध्यिका की वैल्यू क्या है, 12 है, ये करेंगे। और यहाँ पर बहुलक है, ये बहुलक, और इसको करके फाइंड आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आंसर कमेंट करिएगा, और ये सब क्वेश्चन हम आगे देखेंगे वीडियोस में भी। अब इनके अगर आपको किसी का भी गुण दोष लिखने के लिए आ जाए कि बहुलक का दोष लिखिए, माध्यिका का दोष लिखिए, या समांतर माध्य का दोष लिखिए, तो आप ये लिखेंगे, सारे में आप ये लिख सकते हैं। राइट, मेरिट्स और डीमेरिट्स। गुण क्या है कि सरल बनाता है, किसी भी हमारे डेटा को समझने में सरल बनाता है, हमें समझ आ जाता है। चर मूल्य का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, इस पर चर मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, प्रतिनिधित्व करता है।
राइट। अगर आपको यहाँ कुछ टर्म समझ में नहीं आती हैं तो अभी आप उन्हें रट लीजिए, क्योंकि उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है। दोष क्या है, डीमेरिट क्या है, चर मूल्यों की उपेक्षा कर देता है, बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। तो मैंने जो कॉमन डीमेरिट्स और मेरिट्स हैं वो लिखी हैं, आप इन्हें तीनों चारों में अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, राइट। अब क्वेश्चन है हमारा, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध लिखिए। राइट रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। ये इससे भी आंसर बन सकता है। तो GM बराबर होता है हमारा रूट में, ये x बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x बार समांतर माध्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम पहले बात कर चुके हैं। रूट में x बार इंटू HM। हमारा सेकंड है x बार बराबर होता है GM बराबर HM। ये कब होगा, जब सभी पदों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। एक हमारा ये थर्ड रिलेशन होता है कि सबसे बड़ा क्या होता है, समांतर माध्य, उससे बड़ा क्या होता है, गुणात्मक माध्य, उससे बड़ा क्या होता है, हरात्मक माध्य। सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन होता है, राइट। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, अपकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके उद्देश्य लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्जन, डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्पर्जन। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, पहले हम फिर से समझेंगे। अपकरण पदों के विचरण या अंतर की माप है। ये किसने बोला, ये डॉक्टर बावली ने बोला है। मैंने अपकरण के ऊपर भी टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी। आगे चलते हैं। डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। किसने बोला, बाउली ने बोला है। अब सेकंड हमारी डेफिनेशन है, एक केंद्रीय मूल के दोनों ओर पाए जाने वाले चरों के मूल्य विचरण की सीमा को ही अपकरण बोलते हैं। ये किसने लिखी है, ब्रुक्स। यहाँ पर और की मात्रा चढ़ेगी, ब्रुक्स व डिक ने लिखी है। द डिस्पर्जन और स्प्रेड इज द डिग्री ऑफ स्कैटर और ऑफ वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल्स अबाउट अ सेंट्रल वैल्यू। ये क्या, ब्रुक्स एंड डिक ने लिखी है डेफिनेशन। अब हम इस डेफिनेशन से समझते हैं कि क्या होती है। अपकरण शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। प्रथम क्या है, प्रथम अर्थ क्या है, अपकरण से तात्पर्य समंग श्रेणी के सीमांत मूल्यों के अंतर या सीमा विस्तार से है। दूसरे अर्थ में अपकरण श्रेणी के माध्य से निकले गए विभिन्न पदों के विश्लेषणों के माध्य से है। सिंपल यहाँ बात है, ये बोलना चाह रहा है। अभी आपने देखा कि हमें वो जो हम सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे कर रहे थे, तो वहाँ पर हम एक मध्य बिंदु फाइंड करते हैं। उसकी डेफिनेशन भी देखी थी, जैसे हमने यहाँ पर 2, 3 और 4 लिया, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, 3 हो गया। ये फाइंड करते हैं हम, बट हम अपकरण हमारा ये बताता है कि इस मध्य बिंदु से इसका क्या अंतर है और इस वाले बिंदु का क्या अंतर है। ये हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे इस अंतर को हमें नहीं बताती हैं, बट इस अंतर को हमें कौन बताता है, इस अंतर को हमें अपकरण बताता है। तभी यहाँ पर बोला गया है ये डेफिनेशन में कि अपकरण क्या है, अपकरण पदों के विचरण या अंतर की माप है। अपकरण क्या है, जो ये पद है हमारे 2, 3, 4, 7, 10 हो सकता है, यहाँ पर 2 की जगह यहाँ 21 हो सकता है। तो इन पदों में जो अंतर है उसकी क्या माप है, वो उसको क्या बताता है, वही हमारा अपकरण कहलाता है, जिसके थ्रू हम इन पदों की माप का अंतर फाइंड करते हैं। अब अपकरण के उद्देश्य, इसके फॉर्मूले, और आपके सेकंड यूनिट की लगभग थोड़ा सा और थ्योरी वाला पार्ट रह गया है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपका लगभग सभी हो गया, अगर कोई टॉपिक रह गया तो कमेंट करिएगा, बट वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये वाली ये नोट्स के थ्रू ही कराइए, बट ये स्लो है वहाँ पर वीडियो, आप उसे स्किप करके जो पार्ट स्लो है और फास्ट वे में वीडियो को देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।